जी हां दोस्तों, आरएसएस ने फडणवीस के नाम पर लगा दी मुहर। महाराष्ट्र के नतीजे ने बिगाड़ा शाह का खेल। नागपुर से दिल्ली तक मची हलचल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या महाराष्ट्र के नगर निगम और बीएमसी के चुनाव के नतीजों ने दरअसल शाह और योगी के पसीने छुड़ा दिए हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना डंका बजा रही है विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद, तो दूसरी तरफ अमित शाह के माथे पर पसीने क्यों आ रहे हैं? और तीसरी तरफ आरएसएस ने ऐसा कौन सा ऐलान करने का मन बना लिया है, या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर किस चीज को लेकर मुहर लगा दी है जिससे अमित शाह सदमे में चले गए? दोस्तों विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत दिलचस्प खबर है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, बीजेपी की तो बम बम हो रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में न सिर्फ बढ़त हासिल की बल्कि हर जगह डंका बजाया करीब करीब। बीएमसी में उसका मेयर बनने जा रहा पहली बार। तो फिर ऐसा क्या हुआ? और यह सब कुछ तो अमित शाह की रणनीति से हो रहा है, क्योंकि अमित शाह तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य हैं और गटर मीडिया तो वैसे भी उनको चाणक्य से भी बड़ा चाणक्य मानता है। यह और बात है दोस्तों, मैं एक जुमला जो कहने जा रहा हूं आपको चौंकाएगा कि क्या वास्तविक तौर पर इतिहास में कोई चाणक्य जैसा मानव थे भी? यह एक बहस का मुद्दा अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाणक्य नाम की कोई चीज थी ही नहीं। दोस्तों मैं असल खबर पर आता हूं। बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर, महाराष्ट्र के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा। मगर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम ने उभर करके सामने आया जिस देवेंद्र फडणवीस को नितिन गडकरी के बाद आरएसएस दरअसल प्रमोट करता आ रहा था, और शाह के मुकाबले मोदी शाह यानी कि गुजराती भाइयों के मुकाबले संघ इंतजार कर रहा था कि साहब अगला जो हार्ड हिंदुत्व वाला चेहरा हो जिसे आरएसएस आगे बढ़ा करके उसके ऊपर दांव खेले, वो देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव आपने देखा, देवेंद्र फडणवीस खुल करके सामने आए, लेकिन कहा गया कि साहब ये तो अमित शाह की रणनीति के कारण हुआ। मगर दोस्तों महाराष्ट्र के नगर निगम और बीएमसी के चुनाव में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जिस अंदाज में जिस कलात्मक रणनीति का इस्तेमाल किया, उसमें देवेंद्र फडणवीस को एक ऐसे हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया जिसे अंदर खाने आरएसएस ने जिनके नाम पर मोहर लगा दी है। दोस्तों संघ के जो मेरे मित्र हैं या जिन लोगों से संघ से जुड़े हुए लोगों से मेरी बात होती है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मोदी के और शाह के बाद में कौन, मोदी के बाद कौन, या फिर इन गुजराती भाइयों के बाद कौन सा युग होगा, देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा कर दिया। दोस्तों आप देखें कि मोदी के बाद कौन के सवाल पर दो ही नाम अभी तक थे, यानी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। मगर शाह और योगी के बीच में भी 36 का आंकड़ा। मगर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जिस तौर पर उभर करके सामने आए हैं, बीएमसी और महाराष्ट्र के 28 नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का सारा श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फडणवीस ने जिस तरीके से इस चुनाव की माइक्रो प्लानिंग की, उसने विपक्ष की राजनीति को चित किया। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार का महत्व घटना फडणवीस की रणनीतिक जीत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के बाद ठाकरे परिवार की पार्टियां शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस दूसरे नंबर पर हैं, उनका कद घटा नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था कि किस अंदाज में 82 सीटें पिछले चुनाव में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को आई थी, तब बीजेपी शिवसेना के साथ में थी, असली और संगठित शिवसेना के साथ में। लेकिन अब जबकि उसके पास सब कुछ है, विधानसभा की सरकार से लेकर साम दाम दंड भेद सब कुछ है, उसके बाद भी वो 88 सीटों पर रुकी है बीजेपी कुछ कमाल नहीं कर पाई बीएमसी में। उद्धव ठाकरे का कद बहुत घटा नहीं है, ठाकरे परिवार का। मगर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस का कद न सिर्फ उठा है बल्कि इस स्तर पर राष्ट्रीय फलक पर आ गया है जहां पर हर कोई संघ से जुड़ा शख्स देख रहा है। देवेंद्र फडणवीस को आप देखें मोदी की तरह है, कभी हार्ड हिंदुत्व का चेहरा बन जाते हैं, कभी विकास पुरुष बन जाते हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे,
यह और बात है कि केंद्र की राजनीति में आने के बाद उनके चेहरे पर बट्टा लगा है। उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, एक प्रदेश चलाना अलग बात होती है दोस्तों, देश चलाना एक अलग बात होती है। तो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जैसा उनका कद हुआ करता था, देवेंद्र फडणवीस वैसा होते रहे। कभी विकास पुरुष, कभी हार्ड हिंदुत्व वाला चेहरा, कभी एक तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली बातें करके योगी आदित्यनाथ से भी आगे पहुंचना, कभी राजनीतिक तौर पर अपनी पॉलिसीज को लागू करके खुद को किंग मेकर बनाना, यह सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ने किया। लेकिन चर्चा मैदान जीतने वाले की होती है दोस्तों, और देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तस्वीर जैसे जैसे साफ हुई, सोशल मीडिया पर फडणवीस को लेकर के ट्वीट से लेकर कार्टून और मीम बनाने की बाढ़ से आ गई। कोई उनको बीजेपी के नए चाणक्य के रूप में पेश कर रहा है, तो कोई उन्हें महाराष्ट्र के राजा के रूप में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी का विभाजन इस चुनाव का सबसे निर्णायक मोड़ रहा है। थोड़ा सा इस चुनाव के बारे में भी आपको बता दो, फिर वापस इस खबर पर आते हैं। शिवसेना एनसीपी के दो फाड़ करने के पीछे फडणवीस की चाणक्य रणनीति रही है। अमित शाह ने गर्चे ऑपरेशन लोटस के जरिए कराया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही उसके पीछे के माइंड रहे। एकनाथ शिंदे शिवसेना, अजित पवार एनसीपी का भाजपा के साथ आना महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इससे विपक्षी वोट बैंक बुरी तरह बटा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को सीटों के रूप में मिला। हालांकि यह सब तो फडणवीस ने विधानसभा में बीजेपी की सत्ता के लिए किया था, लेकिन उसका असर बीएमसी और निकाय चुनाव तक महसूस हुआ, खासतौर पर नगर निगम में। फडणवीस ने इस चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं मोदी, शाह, योगी पर बिल्कुल भी निर्भर रह करके कोई काम नहीं किया। स्थानीय संगठन, स्थानीय नेताओं पर फडणवीस ने फोकस किया। यानी कि फडणवीस ने मोदी, शाह और योगी को दरकिनार करके जो खूंटा गाड़ा महाराष्ट्र में, वो मजबूती के तौर पर उस पर परचम लहरा दिया। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सावंत जैसे नेताओं ने ग्राउंड कनेक्ट बनाया, जिसे लाइट वेट छोटा रिचार्ज कहकर ठाकरे बंधुओं ने मजाक उड़ाया था। लेकिन नतीजों ने जवाब दिया, और इस चुनाव में जिला स्तर पर भाजपा नेता मुख्यमंत्री फडणवीस से महत्व पाकर के जोर शोर से जुटे हुए थे। शिवसेना और एनसीपी के विभाजन का फायदा बीएमसी में स्पष्ट दिखा। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों को एक तरीके से नुकसान तो हुआ। फडणवीस ने चुनाव से पहले घोषणा की कि मुंबई का अगला मेयर मराठी हिंदू होगा, जो हिंदुत्व और क्षेत्रीय भावनाओं को जोड़ने वाली रणनीति का हिस्सा था। यह फडणवीस की रणनीति थी। इससे गैर मराठी वोटरों, खास तौर पर हिंदी भाषी प्रवासियों का ध्रुवीकरण हुआ, जो भाजपा का मजबूत आधार है। राज ठाकरे ने जब हिंदी और उत्तर भारतीयों को धमकाया, तो उसका फायदा भी देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी को मिला। तो उधर चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आने की खबरों ने हलचल तो मचाई, लेकिन नतीजे से साफ है कि यह गठबंधन मतदाताओं को बहुत भरोसा दिलाने में बहुत देर कर चुका था। यानी कि अगर यह गठबंधन पहले हुआ होता, एक साल पहले, तो नतीजा कुछ और होता। एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना के रूप में पेश किया, भाजपा आरएसएस कैडर के साथ मिलकर चुनाव लड़े। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के मराठी वोट बैंक में शिंदे ने बड़ी सेंध लगा दी, जिससे ठाकरे ब्रांड का जादू इस बार फीका पड़ा। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को काफी हद तक मिला। यह रणनीति भी देवेंद्र फडणवीस की थी। शिंदे को ज्यादा सीटें भी नहीं दी, लेकिन उन क्षेत्रों में उसे आगे रखा जहां उद्धव और राज ठाकरे का प्रभाव रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विपक्ष का एकजुट ना होना बीजेपी की राह को आसान कर गया। बीजेपी कोई लोगों के बीच में ज्यादा भरोसा नहीं बना पाई है, लेकिन विपक्ष की आपसी टूट फूट का नुकसान विपक्ष को हुआ, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। और यह रणनीति देवेंद्र फडणवीस ने बनाई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी और बाकी नगर निगमों में कांग्रेस से गठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट शर्त रख दी कि अगर उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में गठबंधन करते हैं, तो वो शिवसेना यूपीटी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। और ये सब कुछ फायदा, इसका साइड इफेक्ट फायदे के शक्ल में फडणवीस को मिलता रहा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से एनसीपी शरद पवार भी बाहर चले गए, अपने भतीजे अजित पवार की पार्टी के साथ समझौता कर लिया। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि वीबीए से समझौता किया, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस को दलित वोटों का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। इस आपसी खींचतान के कारण महाविकास अघाड़ी का स्वरूप बिगड़ा। अगर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी मिलकर लड़ते, तो भाजपा शिंदे गठबंधन को
न सिर्फ टक्कर मिलती बल्कि झटका लगता, नुकसान होता बीजेपी और शिवसेना को। मगर ऐसा हुआ नहीं। अब स्थिति यह है कि उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियां दूसरे नंबर पर हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी तीसरे नंबर पर। कांग्रेस बीएमसी में 24 सीटें जरूर लाई। महाराष्ट्र के स्तर पर अगर देखा जाए तो 230 से 330 सीटों के आसपास भी है। पवार परिवार को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यह चुनाव महाराष्ट्र के विकास बनाम वंशवाद की लड़ाई भी एक तरीके से फडणवीस साबित करने में लगे रहे और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। फडणवीस ने ठाकरे परिवार के वर्चस्व को चुनौती देकर भाजपा को किंग मेकर बना दिया। मुंबई का मेयर महायुति से हो, जो राज्य विधानसभा चुनाव 2029 के लिए टोन सेट करेगा। ठाकरे गुट के लिए यह आत्मचिंतन का समय होगा, जबकि कांग्रेस को गठबंधन रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति अब फडणवीस केंद्रित हो रही है, जहां हिंदुत्व, विकास और रणनीतिक विभाजन की कुंजी है एक तरीके से। यानी कि विकास के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को रख दिया है और हमारे सड़े गले अंधभक्त भाइयों को उसी में खुशी मिलती है, उसी में मोदी मोदी करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ जो विभाजन है विपक्ष का, वो जीत की कुंजी फडणवीस के पास महाराष्ट्र में एक तरीके से है। इसीलिए दोस्तों, इन सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट के बाद में देवेंद्र फडणवीस जो लार्जर देन लाइफ की शक्ल में जो उभरे हैं, अब यहां पर खुश हुआ कौन? आरएसएस। उनको मिल गया वो तुरुप का एक्का जिसकी सुगबुगाहट पहले से थी। मोदी के बादशाह कौन? और गुजराती भाइयों के बाद में नागपुर और महाराष्ट्र का वर्चस्व अब बीजेपी में बढ़ने जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखें।